हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में है जीव विज्ञान का जितने इम्पोर्टेंट एक तरह से वन लाइनर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन जीव विज्ञान का होने वाला और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुपर फास्ट रिवीजन से अभी होगा फ्रेंड। और ये कभी कभी बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है सिंपल जीके का क्वेश्चन जीव विज्ञान या कोई भी साइंस का क्वेश्चन सिंपल पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो पहले सामान्य परिचय का बात करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों और जीवधारियों का अध्ययन होता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेरेनस ने किया था, जो कि 1801 में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया था, किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिका एनिमेलिस पुस्तक जो है अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक जो है थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड, अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और इससे भी पहले जो है बीपीएससी का बहुत सारा प्रीवियस ईयर का भी डाल चुके हैं, बिहार स्पेशल का भी डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में बात करें तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का वर्गीकी का पिता कहा जाता है केरोलस लिनियस को। जीवों के नामकरण में द्विनाम पद्धति जो है केरोलस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति दिए थे। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्ट एच वी टेकर ने प्रस्तुत किया था। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है, तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु को ऐड किया गया है 5 जगत में, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? वी टेकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नील, हरित, शैवाल। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होते हैं, तो केंद्रक नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, तो केंद्रक उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। जीवाणु से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। और जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग, 1829 में दिया था। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव को जीवाणु कहते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। दलहनी पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, तो राइजोबियम ही करता है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। और जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S में। प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग जो है गोल्डफस ने किया था, गोल्डफस। प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोरिका, ये सब है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो यूग्लिना। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, तो विषाणु होता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के। विषाणु का आकार जो है 0.15 से 0.2 माइक्रोन का होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है विषाणु। अब कोशिका विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हॉक 1665 में। जीवित कोशिका की खोज लुईन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं कोशिका होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये दोनों नहीं पाए जाते। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं उपस्थित। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु
है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम और ग्रेन्यूल सेल है। मानव शरीर में पाए जाने सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम जिसको बोलते हैं वो होता है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव कहलाता है। जीव द्रव का खोज डुजार्डिन ने किया था और जीव द्रव का नामांकन पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन ये हेक्सले का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हेक्सले ने। जीव द्रव सिद्धांत दिया था, सूर्य के द्वारा दिया गया है जीव द्रव सिद्धांत। यहाँ पर 3-4 पॉइंट आ गया। खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। नामांकन पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हेक्सले ने। जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्य ने दिया था। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। नामकरण इसका बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होता है, ऊर्जा का इकाई है। चक्र कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र खोज किसने की थी? तो हेंस क्रेब्स ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है, किसको माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहते हैं? तो क्रिस्टी को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। गोल्जी काय के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी काय का खोज केमिको गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई जो है सिस्टर्नी है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसी को कहा जाता है, गोल्जी काय को। और गोल्जी काय का मुख्य कार्य है स्त्रवन करना। कार्बोहाइड्रेट का संस्करण किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी काय के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। लाइसोसोम का कार्य है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। अब राइबोसोम के बारे में बात करें। राइबोसोम की खोज पेलेड ने किया था। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा निर्माण होता है राइबोसोम का। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में जो है 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी आपका राइबोसोम को ही करती है। अब लवक के बारे में बात करें। लवक पादप में पाया जाता है। 3 प्रकार के लवक है, वर्णीय लवक, वर्णीय लवक, हरित लवक। वर्णीय लवक जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। फूलों और बीजों का आकर्षक रंग प्रदान जो करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। पौधे के पत्तियों का रंग हरित लवक के द्वारा होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, ये केरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम है मुख्य धातु पर्णहरित में। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है तो हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पीला रंग हल्दी में जेंथोफिल के कारण होता है। पपीता में पीला रंग केरिकाजेंथिन के कारण होता है। सेब में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। गाजर में वर्णक होता है केरोटीन। केंद्रक एवं रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन और डीएनए से। कोशिका की निर्जीव रचना रसधानी है। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारकाय की खोज बोवेरी ने की थी। तारकाय पाया जाता है जंतु कोशिका में।
अब कोशिका विभाजन के बारे में बात करें तो केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस कहलाती है केंद्रक विभाजन की क्रिया। समसूत्री विभाजन होते हैं कायिक कोशिका में होते हैं समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन जो है लैंगिक कोशिका में होते हैं। असूत्री विभाजन जो है जीवाणु में होते हैं, और समसूत्री विभाजन का खोज जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, और अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है फार्मर और मूरे ने किया था। अब जैव विकास के बारे में बात करें तो प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था होंगो डी ब्रीज ने, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये डार्विन थे। आनुवंशिकी का पिता का जनक कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, डब्ल्यू वाटसन ने ये कहा था। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। आनुवंशिकता के मूल इकाई हैं जीन है। जिस तरह से फास्ट रिवीजन से पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, उसी तरह आप जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम में बूस्ट लाने का काम करेगा। और ये सुपर फास्ट रिवीजन ये कोई भी एग्ज़ाम से पहले आप 1-2 बार अगर इसे देख लीजिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और इंस्टेंट आपको ऑप्शन देखते के साथ ये क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा। और आप इसका PDF चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, वहाँ पे इसका PDF डाल दिया जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो विल्हेल्म जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन काल में। आनुवंशिकी की मूल इकाई क्या है? जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेल्म जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था वीडल एवं टेटम ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जिस तरह से फास्ट से पढ़ा रहे फ्रेंड, उसी तरह जो है आप लोग लाइक करें और ग्रुप में शेयर करें। अब गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग वाल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मानव एवं जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों से ही लिंग निर्धारण होता है। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी बोल सकते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसी से लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठक जो होता है क्रमशः XY होता है पुरुष में, और महिला में XX होता है। पुरुष का 23वां जोड़ी वही XY और महिला का XX होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। एक लड़का अपने पिता के विरासत में गुणसूत्र 22+Y लेता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? तो जर्मनी वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसन ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड में होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 2 न्यूक्लिक अम्ल में RNA और DNA होता है। RNA का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। DNA होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है। DNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायता होता है DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट में। DNA फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित कहाँ है? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? ये भी हैदराबाद में। RNA का संश्लेषण होता है DNA से होता है RNA का संश्लेषण। RNA में शर्करा पाया जाता है, राइबोस शर्करा पाया जाता है RNA। DNA में मौजूद शर्करा है डायऑक्सी राइबोस। केंद्रक में DNA का अंश कितना होता है? 10%। DNA बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है DNA। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है DNA। प्रोटीन का निर्माण करता है RNA। प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है DNA और निर्माण जो करता है वो RNA करता है। DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है?
आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह है, जो कि थैलोफाइटा समूह के पौधे होता है सुकाए होते हैं। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा होता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो ब्रायोफाइटा होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायसोनिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस है। संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव किसमें होता है? ब्रायोफाइटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। टेरिडोफाइट समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइट है एजोला, जो अभी वैकेंसी बिहार में आने वाला है बहुत सारा, उसमें ये साइंस का क्वेश्चन डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन एसपीडी से पूछ लिया जाता है। और एसपीडी में ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं प्रोटीन, भोजन, जल, ऑक्सीजन आदि अंतरिक्ष यात्री। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सा है? तो लेमनेरिया होता है आयोडीन बनाने में उपयुक्त। सबसे बड़ा शैवाल है माइक्रोसिस्टिस, सबसे बड़ा शैवाल है। और सबसे छोटा शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास होता है। कवक है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है कवक। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। मुख्य कवक है यीस्ट, मशरूम, खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सेक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, यीस्ट का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में भी यीस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। लाइकन किससे बना होता है? कवक एवं शैवाल से। लाइकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स बोलते हैं। और चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को सेक्सिकोल्स बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है फ्रेंड, इसको अच्छे से याद करिए। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिल कहते हैं। लाइकेन सहायक होते हैं, मृदा निर्माण में सहायक होते हैं लाइकेन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है तो रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनीला। अनावृत्ति बीज समूह के पौधे में बीज होते हैं, नगण्य आवरण नहीं होता। नगण्य होते हैं बीज, आवरण नहीं होता इसमें। सबसे बड़ा अनावृत्ति बीज कौन सा है? सिकोया है। और सबसे छोटा अनावृत्ति बीज बोला जाए तो चेमिया पिग्मिया है। साबुन दाना प्राप्त होता है, साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत्ति बीज पौधे में परागन की क्रिया होती है, वायु के माध्यम से परागन की क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट है। अब आवृत्त बीज के बारे में बात करें। आवृत्त बीजी समूह के पौधे में फल के अंदर बीज होते हैं। सबसे बड़ा आवृत्त बीज पौधा कौन सा है? तो यूकलिप्टस है। अनावृत्त में सबसे बड़ा सिकोया था, आवृत्त बीज में सबसे बड़ा यूकलिप्टस है। सबसे छोटा आवृत्त बीज पौधा कौन सा है? लेमना है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड होता है। सबसे बड़ा बीज लीडोसिया होता है। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परवीरेंस होता है। सोलेनेसी कुल के पौधे कौन है? आलू, बैगन, टमाटर, तम्बाकू, मिर्ची, ये सब सोलेनेसी कुल के हैं। रूटेसी कुल के कौन से हैं? नींबू, संतरा, बेल, मौसमी, ये सब जो है रूटेसी कुल के हैं। रोजेसी कुल के पौधे कौन सा है? सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी, ये सब रोजेसी कुल के हैं। मालवेसी कुल के पौधे कौन सा है? कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब मालवेसी कुल के हैं। मटर किस कुल का पौधा है? तो ल्यूग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मटर। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमीनी कुल का पौधा है गन्ना। लौंग जो है मिंटेसी कुल का है। लौंग का तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल है। जड़, तना, पत्तियाँ का क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का अवरोही भाग को क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण सलजम है। शंखवाकार जड़ का उदाहरण गाजर है। गांठदार जड़ का उदाहरण शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण में मूली, गाजर, सलजम ये सब जड़ हैं। तनों का रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी, ये सब
तना, ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, इसमें कौन सा तना है कौन सा जड़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अदरक और आलू खाने योग्य भाग कौन सा है, तना है। कंद के उदाहरण है, तो आलू कंद के उदाहरण है। धनकंद के उदाहरण जो है ओल, अरबी, ये सब धनकंद के उदाहरण है। और प्रकंद के उदाहरण जो है अदरक, हल्दी, ये सब प्रकंद के उदाहरण है। सलकंद का उदाहरण है प्याज, लहसुन, ये सब सलकंद का उदाहरण है। प्याज के छील के उतारने पर आंसू आते हैं, सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। लहसुन में गंध का कारण है क्या है, एलाइसिस है इसका कारण, लहसुन जो गंध करता है। मिर्च में तीखा का कारण क्या है, कैप्सेसिन इसका कारण है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है, काई प्रवर्धन कहलाता है। आलू का काई प्रवर्धन होता है, तना से होता है। ब्रायोफिल्म में काई प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण कौन सा होता है, पत्ती होता है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहा जाता है उसको। पत्तियां सांस लेती है, स्टोमाटा से सांस लेती है, इम्पोर्टेंट है। वातकोत्सर्जन में सहायता कौन करता है, स्टोमाटा करता है। पौधे के पत्तियां का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियां का लाल, नारंगी, पीला रंग जो होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाना। अब फल के बारे में बात करें। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल बनता है निषेचन के बाद, अंडाशय से बनता है फल। निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है और निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। निषेचन का खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर एवं मादा में जनन इकाई का संयोजन कहलाता है निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म कौन सा है, साइकस ही है जीवित जीवाश्म। जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसी को सत्त फल कहते हैं। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्यदल भी भाग लेता है तो उस फल को असत्त फल कहते हैं। सत्त फल का उदाहरण जैसे मटर, आम, ये सब सत्त फल का उदाहरण है। और असत्त फल का उदाहरण है सेब, नाशपाती, कटहल। इसका उदाहरण याद रखिएगा फ्रेंड, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो इनमें से कौन सा सत्त फल है, इनमें से कौन सा असत्त फल। सीरोसिस फल का उदाहरण है सहतूत, अनानास, कटहल, ये सब सीरोसिस फल का उदाहरण। आम, इमली, पपीता, बैर खाने योग्य जो भाग होता है मध्य फल भित्ति होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर ये फल भित्ति खाने योग्य होता है। लीची खाने योग्य भाग एरिल होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। फूलगोभी का पुष्पक्रम खाने वाला योग्य भाग होता है। अब फूल के बारे में बात करते हैं। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प या फूल। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है और मादा अंग को अंडप या कार्पेल भी कहते हैं। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। पादप उत्तक, कोशिका का समूह जिसका उत्पत्ति संरचना तथा कार्य समान होती है उसको वह उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचर्ट ने किया था उत्तक शब्द का। शरीर के उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम और फ्लोएम संवहनीय उत्तक होता है, जाइलम एवं फ्लोएम। पत्तों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना यही फ्लोएम का कार्य होता है। और पौधे को जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना ये जाइलम का कार्य है। शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य संयोजी उत्तक करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक। अगर ये सिर्फ बायोलॉजी का आज पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी और इसी तरह फिजिक्स का भी एक ही बार में एक वीडियो सुपरफास्ट रिवीजन से डाल दिया जाए। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अब बात करते हैं। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इसी को कहते हैं। इसका इकाई क्वांटोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पानी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है।
क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो लाल रंग में, और सबसे कम होता है बैगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल से निकलता है ऑक्सीजन। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। जल जब अपघटन होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से लेता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से ऊर्जा लेता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है प्रथम स्थिर यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में स्थिर यौगिक कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण। अब पादप हार्मोन क्या, सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजीन और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को कहा जाता है। और वृद्धि निरोधक हार्मोन किसको कहा जाता है? एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये दोनों को वृद्धि निरोधक हार्मोन कहा जाता है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा था? ऑक्सिन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन की खोज किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। किसका प्रयोग खेती में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सिन का प्रयोग। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। गैस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन का खोज किसने किया था? बर्ग ने किया था। फलों को पकाने में सहायता होता है, एथिलीन का उपयोग होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायता कौन सा हार्मोन करता है? तो एथिलीन। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो जिब्रेलिन हार्मोन सहायक है। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? तो कारोसावा ने किया था जिब्रेलिन का खोज। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता होता है, तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरिजेन है। ट्राउमेटिन क्या है? डायकार्बोक्सिलिक अम्ल है ट्राउमेटिन। पौधे के जख्मों को भरता है ट्राउमेटिन। पौधे के जख्मों को कौन भरता है? ट्राउमेटिन। बहुत इंपॉर्टेंट। तंबाकू का मोजेक रोग होता है विषाणु से। आलू का सेथिल रोग किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग जो है ये भी कवक से होता है। धान का अंगमारी रोग का कारक कौन सा है? तो जेंथोमोनास नामक जीवाणु जो है इसका कारक है। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से। हरित वाली रोग बाजरा से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग जो है सेब से संबंधित है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। और आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। मटर में मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में डायबैक रोग जो है कॉपर के कमी से होता है। और लिटिल लीफ रोग भी जो है कॉपर की कमी से कारण होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे जस्ते कमी से खेरा रोग होता है, ऑक्सीजन कमी से ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में जो है कॉपर की कमी से डायबैक लिटिल लीफ रोग होता है। आम तथा बैगन में भी लिटिल लीफ रोग होता है इसमें, लेकिन जस्ते की कमी से होता है। नींबू में जो होता है लिटिल लीफ रोग ये कॉपर का कमी से होता है, लेकिन आम और बैगन में जो है जस्ते की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनी तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से प्राप्त होता है। हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पतिक नाम क्या है? क्वेरकस सुअर है। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपक्के फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। मार्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है निकोटीन होता है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्ती से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। थीन या टेनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। तारपीन तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। और सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियस में। और सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा जो होता है हार्डविचिया होता है। और सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा होता है ओक्रोमा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब ऑप्शन देने के बाद आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको जो है 2-3 बार इसको वीडियो जो है आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इसको 1.5 गुना स्पीड में 2 गुना स्पीड में इसको भगा के देखिएगा। तो बार बार देखने से आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक है तो जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्वों की। मरुस्थल में उगने वाला पौधा को जीरोफाइट कहते हैं। चट्टानों में उगने वाला पौधा को लिथोफाइट कहते हैं। अब जंतु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ के जीव कौन कौन से आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। कीड़े मकोड़े संघ जो है आर्थोपोडा संघ के ही आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा संघ है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैरों की संख्या 6 होता है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ मोलस्का होता है। मोलस्का संघ के जीव हैं कौन से? ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची जिसे मोलस्क कहते हैं। मोलस्क संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा लिया जाता है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था प्रोटोजोआ नाम। प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, यूग्लिना, पारामीशियन, ये सब प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। पेरीफेरा संघ के जीव कौन से हैं? साइकोन, स्पंज, ये सब जो है पोरीफेरा संघ के जीव हैं। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनेलिडा संघ के जीव जो है केचुआ, जोंक, ये सब एनेलिडा संघ के जीव हैं। केचुआ में होते हैं 4 जोड़ी हृदय होते हैं केचुआ में। एनेलिडा संघ के जीवों में श्वसन कहाँ से लिया जाता है? तो त्वचा से। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, ये सब एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। सेलेंट्रेटा संघ के जीव कौन से हैं? तो हाइड्रा, मूंगा, ये सब सेलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। हाइड्रा की खोज किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने की थी हाइड्रा का खोज। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, उभयचर होते हैं एम्फीबिया वर्ग के प्राणी। उभयचर का अर्थ होता है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी। मेढक के हृदय में होता है 3 कक्ष होता है मेढक के हृदय में। पक्षी का हृदय में होता है 4 प्रकोष्ठ होता है पक्षी का हृदय में। एंटोमोलॉजी का अध्ययन, कीटों का अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा विशालतम पक्षी एमू है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। स्तनधारियों का मूलतः लक्षण क्या है? डायफार्मा है। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है, फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी जो है ब्लू या नीला व्हेल है। सबसे छोटा स्तनधारी चुचुंदर हो। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ है। डॉल्फिन वर्गीकृत आते हैं, स्तनधारी में डॉल्फिन आते हैं। सबसे बड़ा ओकोसेरोक्विड जो है स्क्विड है, स्क्विड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये अंडा देने वाला स्तनधारी। और सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट, ये सब सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप का हृदय जो है 3 कक्षीय होता है। सरीसृप का विकास हुआ मेसोजोइक युग में। डायनासोर भी मेसोजोइक सरीसृप ही थे। मगरमच्छ का हृदय जो है 4 कक्षीय होता है, एकमात्र अपवाद टाइप में है। अधिकतर जो है सरीसृप जो है 3 कक्षीय में, लेकिन एक अपवाद में जो है मगरमच्छ का हृदय जो है 4 कक्षीय में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है नागराज, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली होता है हीलोडर्मा। छिपकली में श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। जंतु ऊतक के बारे में बात करते हैं। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। ऊतकों और अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं 2 तंतु, जो कि टेंडन और लिगामेंट। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाला 2 तंतु जो है टेंडन एवं लिगामेंट, जिसे स्नायु कहते हैं।
नेक्स्ट है मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है कौन सा? टेंडन। अस्थियों को जोड़ता है लिंगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है। तंत्रिका उत्तक जो है चेतना उत्तक कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच जगह को साइनेप्स कहा जाता है। संवेदना की को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तो तंत्रिका कोशिकाएं कार्य करता है। मस्तिष्क और मेरु रज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों के कुल संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियम मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 पीएच होता है। रक्त की मात्रा जो है शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? ½ लीटर कम होता है। रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हेमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक जो है हीमेटिन कहलाता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होता है। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन होता है। रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। पचे हुए भोजन का संवहन करता है कौन? प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन है क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? फाइब्रिनोजेन करता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने से शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हेपरिन जो है रक्त को जमने से रोकता है। रक्त की 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्तकण जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और रक्त बिंबाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट बोलते हैं। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्तकण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और यकृत पिलिहान। श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और लाल रक्तकण को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। लाल रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना कार्य है। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। आरबीसी का संख्या किससे मापी जाती है? होमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? कब्रगाह पीलिहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पीलिहा को। रक्त के थक्का बनने में सहायता कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना रहता है? 3 से 5 दिन का। प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट की मृत्यु होती है पीलिहा में। खून थक्का नहीं जनता होमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? के हैं। लाल रुधिराणु नहीं बनते थैलेसीमिया रोग में। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है ल्यूकेमिया। रक्त समूह होते ए बी और ओ। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। RH फैक्टर संबंधित किससे है? रक्त से। खोज किसने किया था RH फैक्टर? लैंड स्टीनर ने किया था। वीनर ने रीसस बंदर में सबसे पहले RH फैक्टर का खोज किया था। रक्त की शुद्धता किससे होती है? किडनी से होती है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचलन करता कौन है? हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा करता है। मानव शरीर का औसतन दाब 120/80 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर है। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रेनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति
इस्कीमिया कहलाती है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई होती है 22 फीट। भोजन पचाने में सहायता होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। मानव के आहार नाल की औसतन लंबाई 8 से 10 मीटर है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो माल्टोज है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। जैविक इस सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है? एंजाइम उत्तरदायित्व होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज ये सब एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। और ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांघ का हड्डी को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की हड्डी को कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम फास्फेट है। कान में कुल 6 हड्डी होते हैं। मानव शरीर का कठोरतम भाग दांत के शिखर की एनेमल हड्डी होती है। अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शरीर में हड्डियों का कुल संख्या 206 है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होता है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होता है। पसलियों में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। उपास्थि पाया जाता है नाक में। शरीर के अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 अमीनो अम्ल होता है शरीर में। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर का कठोरतम भाग एनेमल या दांत की ऊपरी परत है। टिबिया नामक हड्डी टांग में होती है। वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक है उंगली में। शरीर में प्रचुरता पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर का समान ताप क्या है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्यों में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट होता है। पैर में हड्डियों की कुल संख्या 60 होती है। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। दांत एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। यकृत के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यह 1.5 से 2 किलो का होता है। पीत का स्रावन यकृत के द्वारा होता है। पीत जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत का मान 7.7 pH होता है। पीत जमा होता है पित्ताशय में। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनाए रखता है कौन? यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? ये यकृत करता है, इंपॉर्टेंट है। रक्त को जमने से कौन सा रोकता है? तो हिपेरिन रोकता है रक्त को जमने से। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? यकृत। अब अग्नाशय से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। लेंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय या पेनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है।
इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? जस्ता धातु होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने किया था। पहली बार इंसुलिन इंजेक्शन दिया गया था 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सिक्रीटिन। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय का भार होता है 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ होता है मनुष्य के हृदय में। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन होता है उस फुफ्फुसीय धमनी कहलाता है। शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय शिरा कहलाता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल और हृदय को फैलने को कहते हैं डायस्टोल। नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है हृदय के धड़कन के दर की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन और एड्रेनेलिन हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रीनल हार्मोन। हृदय घात का कारण कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक क्या है? पोटेशियम आवश्यक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हृदय स्पंदन पर नियंत्रण करता है पेसमेकर। जार्विक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? पी वेणुगोपाल को जाता है। हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है ईसीजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा पता लगाया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं तो किडनी होते हैं जिसे वृक्क कहते हैं। वृक्क का बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क का वजन 140 ग्राम का होता है। वृक्क का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। प्रतिदिन पेशाब मनुष्य जो है 1.5 लीटर करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जन होता है विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोकोम के कारण। रक्त में यूरिया को पृथक करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच रहता है। मस्तिष्क 3 भाग में विभक्त होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम जो कि प्रमस्तिष्क है आगे वाला भाग। सेरिब्रम जो है उपभाग है जो कि अग्र मस्तिष्क का है। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रण जो है सेरिब्रम करता है आगे वाला मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? ये भी सेरिब्रम से ही होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान थैलेमस के द्वारा किया जाता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निंद्रा को नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति को नियंत्रण करता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिबेलम तथा मेड्यूला ओब्लंगेटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर को संतुलन बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रण करता है मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेरुरज्जु होता है मेड्यूला ओब्लंगेटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या केशेरुकु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केशेरुक रज्जु द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सा बीमारी होता है? मेनिंजाइटिस होता है। अल्जाइमर रोग प्रभावित होता है मस्तिष्क से। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है
इन्फेलोग्राफ जिसे ईईजी बोलते हैं, इसके द्वारा मस्तिष्क की बीमारियों को पता लगाया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो इन्फेलोग्राम। बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब प्रमुख ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। इसका भार जो है 0.5 ग्राम है। ये मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रंथि भी यही है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्रंथि गला में होता है। इसके स्त्रावन जो है थायरोक्सिन नामक स्त्रावित करता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? TSH हार्मोन है। TSH को स्त्रावित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। थायरोक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है थायरोक्सिन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रण करता है एड्रीनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन को कहते हैं। गाय भैंस थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। जनन अंग। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। एड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों के जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन। पुरुष हार्मोन एंड्रोस्टेरोन कहलाता है। पुरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। स्त्री विकास हार्मोन एस्ट्रोजेन कहलाता है। एस्ट्रोजेन उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वासेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। पोषक पदार्थ के बारे में बात करें। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है गेहूँ, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रोटीन शब्द का तो जेब बर्जेलियस ने सबसे पहले किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध है। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है? 20 प्रकार की। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस और क्वाशियोर्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मरासमस और क्वाशियोर्कर। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वसा। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत मक्खन घी है। दूध की पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूध पाश्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। दूध का pH मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गेमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध पीला रंग का कारण है केरोटीन। घी में वसा की मात्रा 99% है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन के खोज फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में ए, डी, ई, के है। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया था और विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का स्रोत है दूध, अंडा, पनीर। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। बेरी होता है विटामिन B1 का कमी से। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। पिलाग्रा जो है विटामिन 3 की कमी से होता है। विटामिन 6 की कमी से जो है मतलब विटामिन 6 का नाम जो है पायरिडॉक्सिन है और विटामिन C का रासायनिक नाम बायोटीन है और विटामिन 11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है और विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है।
कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक रोग जो है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी है। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेट रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो है जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन के रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। रुधिर स्कंद में सहायक होता है विटामिन के। रक्त में थक्का बनने में सहायक विटामिन के। विटामिन डी और के संश्लेषण मानव शरीर में ही होता है। मछली में लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो विटामिन ए और डी। जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है जो जीवाणु से फैलता है? तो हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग जिसे टीबी भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग, ये सब जीवाणु के द्वारा होता है। इसी में कभी कभी कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा विषाणु के द्वारा होता है, कौन सा फंगस के द्वारा होता है, ये पूछ लेता है। इसको देख लीजिएगा। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक का जनक किसे कहा जाता है? सेलमैन वॉक्समैन को कहा जाता है एंटीबायोटिक का जनक। हैजा और टाइफाइड ये जल प्रदूषण से होता है। हैजा जो है किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए जो है क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करते हैं। संक्रमित चूहा को काटने से प्लेग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग जो है गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र है। काली खांसी को कहा जाता है परट्यूसिस। टीबी या यक्ष रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा। टीबी में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा है। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्षमा में। बीसीजी का अर्थ है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स है टीबी के इलाज का अभियान। डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग श्वास नली है। टेटनस रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। धनुष टंकार या लॉकजा रोग कहलाता है टेटनस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी है। डीपीटी टीका जो है डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से परत्यूस जिसे काली खांसी भी बोलते हैं, और टी से टेटनस रोग। ये तीनों बचाने में इसका यूज होता है। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित कारण है फेफड़ा। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी, हैंसन रोग, ये दोनों हैं। इसका उपचार है एमडीटी दवा से। एमडीटी का पूर्ण रूप होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफेमिथी। गोनोरिया एवं सिफिलिस ये यौन रोग हैं। अब प्रोटोजवा जनित रोग के बारे में बात करते हैं। ये मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग ये सब प्रोटोजवा जनित रोग हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया से प्रभावित अंग पीलिया है। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है मैकुलाच ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु मुख्य औषधि कुनैन है। कुनैन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है ORT चिकित्सा। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटावायरस। पायरिया बीमारी है दांतों एवं मसूड़ों की। दांत की बीमारी होता है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजवा से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को प्रभावित करता है। कालाजार किसके कारण होता है? लेशमेनिया परजीवी के कारण। निंद्रा रोग किस प्रोटोजवा के कारण होता है? ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजवा के कारण होता है। तो निंद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी है। कवक फफूंद जनित रोग के बारे में बात करते हैं। तो दमा, एथलीट फूड, खाज, दाग, गंजापन आदि ये सब कवक से संबंधित रोग हैं।
एथलीट फूड का कारण जो है टाइकोफाइटोन है। और गंजापन का कारण है टीनिया कैपेटिस कवक। एंटीबायोटिक का निर्माण होता है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है सेलमैन वॉक्समैन ने किया था। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। विषाणु जनित रोग एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलफुआ, ये सब जो है विषाणु जनित रोग हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सा विषाणु है, कौन से जीवाणु जनित रोग है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से होता है। HIV विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। HIV का पूर्ण फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स की जांच हेतु एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो में प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होता है। साल्क टीका किससे संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका के आविष्कारक कौन है? जोनास साल्क है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 95 से हुई। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया? 2014 में। चेचक होता है वेरुओला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित अंग होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व में चेचक का उन्मूलन 1980 में हो गया था। सार्स है विषाणु जनित श्वसन रोग है सार्स। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप होता है सेवरे एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है रेबीज प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज के विषाणु के कारण होता है। जल से भय रोग का लक्षण जो है रेबीज का है। रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वर डेंगू ज्वर को कहा जाता है। डेंगू का वाहक जो है एडीज एजिप्टी मच्छर है। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है विषाणु रोग है। इसमें रोग का वाहक जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर होते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी इंसेफेलाइटिस का वाहक कौन है? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और सुअर। पीला बुखार जो है वायरस जनित बीमारी है। पित्त ज्वर फैलता है एडीज एजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू जो है वायरस जनित रोग है जो कि H1N1 वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू भी वायरस है जो कि H5N1 के कारण होता है। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग त्वचा है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जीका वायरस फैलता है मच्छर काटने से। इबोला है पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाला विषाणु को कहते हैं जीवाणु विभोजी। छोटी माता रोग होता है जल प्रदूषण से। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से हुआ है। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 है। कोविड का पूर्ण रूप है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग है फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू हो गई थी। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश था। कोरोना वायरस से प्रमुख वेरिएंट जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन ये सब है। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत से ही प्राप्त हुआ था और ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका से। कृमि जनित रोग के बारे में बात करते हैं तो प्रथम कृमि जनित रोग जो है फाइलेरिया, टीनियसिस और एस्केरिएसिस ये सब जो है कृमि जनित रोग है। फाइलेरिया जो है वो उचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृमि का संचालन होता है मादा क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा। हाथी पाँव लोग फाइलेरिया को ही कहते हैं।
टीनिएसिस रोग होता है टीनिया सोलियस परजीवी से। एस्केरेसिस रोग का कारण है एस्केरेसिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमटोड के द्वारा होता है एस्केरिएसिस रोग। अब वंशागुणत रोग के बारे में बात करते हैं, जिसे आनुवांशिकी रोग भी बोलते हैं। वर्णघता, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग, ये सब जो है आनुवांशिक रोग है। वर्णघता रोग के किस अंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल एवं हरा पहचानने की क्षमता नहीं होती है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णघता का वर्णन किया किसने? हेरनर ने किया था। रक्त थक्का नहीं जमता हेमोफीलिया के कारण। शाही बीमारी किसको कहते हैं? हेमोफीलिया को कहते हैं। थैलेसीमिया प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन रोग जो है दुर्लभ आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर होता है। आँख से संबंधित रोग के बारे में बात करते हैं, तो आँखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णघता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा आदि, ये सब जो है आँखों से संबंधित है। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ट्रेकोमा ग्लूकोमा बीमारी आँखों से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास कहते हैं। पास और जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णघता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता हरे और लाल रंग का। ग्लाइकोमा जो है आँख की प्रकाशित तंत्र जो है ग्रसित हो जाती है ग्लाइकोमा से। कैंसर के बारे में बात करें, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर जांचने की विधि बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। कैंसर उत्पादन करने वाला रसायन जो है कार्सिनोजेन कहा जाता है। कीमियोथेरेपी कैंसर उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर इलाज में होता है। कोबाल्ट 60 में गामा किरणें उत्सर्जित होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होता है। ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिका का कैंसर, ल्यूकेमिया है। ब्लड का कैंसर ल्यूकेमिया को कहा जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आँखों के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर जो है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग होता है? आर्सेनिक 74। अन्य रोगों के बारे में बात करते हैं, तो ग्वाटर या ग्वाटमाला रोग होता है आयोडीन की कमी से, जिसको घेंघा रोग भी बोलते हैं। मिनी माता रोग जो है पारा की विषांतता या फिर अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग प्रभावित तंत्रिका तंत्र होता है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग होता है हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। सूखा रोग प्रभावित होता है कंकाल तंत्र। मस्तिष्क एक विकार है। मस्तिष्क का एक रोग मतलब है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन के कारण कुपोषण होता है। बच्चों में क्वाशियोकर और मरासमस की बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। सिलिकोसिस रोग फेफड़ा से संबंधित है। इटाई जल में किस अधिकता के कारण होता है? कैडमियम धातु के अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। कटाई लिख दिया, दोनों इटाई होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग जो है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी कहते हैं। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होता है? बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम अल्पता है, निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रस्त है? फुफ्फुस धूमिलीयता से। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की
शक्ति इसमें कमी आ जाती है एनोस्मिया रोग में। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दा को। स्पोर्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में और सामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। एमआरआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। एमआरआई जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग फुल फॉर्म होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसके लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, हड्डियां प्रभावित होता है। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक, कहते हैं इसको। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता से होता है गठिया रोग। गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला सफ़ेद दर मवाद कहते हैं। ल्यूकोडर्मा है, त्वचा रोग से संबंधित है। कान के पर्दे में जांच के लिए ओटोस्कोप नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। तो फ्रेंड जो है एसपीडी का जितना जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देख के ही लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट था, इसको सभी कर दिए हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपका जो है फिजिक्स का भी कर देंगे इसी तरह सुपर फास्ट रिवीजन से, और इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी सुपर फास्ट रिवीजन से 1 घंटा के अंदर जो है आपका जो है लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें होगा फ्रेंड। 1 घंटा में पूरा फास्ट रिवीजन से आपको करा दिए हैं। तो इसको आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। जय हिंद।